छत्तीसगढ़ के किरुंदुल में डिप्टी सीएम अरुण साव ने 7.19 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। ऑक्सीजन पार्क का भी हुआ उद्घाटन। रायपुर में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने सिविल लाइन थाना कंट्रोल रूम में की समीक्षा बैठक। 31 मई तक की गई पुलिस कार्रवाई और अभियानों पर हुआ मूल्यांकन। और रायपुर में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कांग्रेस में गुटबाजी के आरोपों को किया खारिज। कहा, पार्टी सामूहिक नेतृत्व की परंपरा से चल रही है, सब निर्णय मिलकर होते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। छत्तीसगढ़ के किरुंदुल में उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने 7 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने 3 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक की लागत से बने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया और नगर पालिका को स्वच्छता व शहरी सुविधाओं के लिए नई मशीनरी सौंपी। कार्यक्रम में नाला निर्माण, मुक्तिधाम और सीसी रोड जैसे कार्यों की आधारशिला रखी गई। उप मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ 72 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी देते हुए नए विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त 2 करोड़ रुपए की घोषणा भी की। संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? लगातार निरंतरता से काम आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास को लेकर। इसी कड़ी में किरुंदुल पहुंचे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी अभी किरुंदुल में लगभग 7 करोड़ जी ओम प्रकाश, आवाज पहुंच रही है आप तक? यहाँ पर विद्युत व्यवस्था का देखा जी। अब बड़ी बात यह भी है ओम प्रकाश, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज यह है कि ऑक्सीजन पार्क अपने आप में लगातार नई व्यवस्थाओं की एक वानगी भी नजर आती है। तो ऐसे में प्रदेशवासी कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? थोड़ा सा आउट ऑफ नेटवर्क हूँ। हेलो ओम प्रकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो चलिए फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने सिविल लाइन थाना स्थित कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक लेकर 31 मई तक की पुलिस कार्रवाई और अभियानों का मूल्यांकन किया है। बैठक में तीनों जोन के डीसीपी, एसीपी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। कमिश्नर ने अपराध नियंत्रण की समीक्षा करते हुए अभियानों को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। 15 जून से स्कूल खुलने के मद्देनजर उन्होंने स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की बिक्री व सेवन पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। बैठक में संवाद से समाधान कार्यक्रम की प्रगति और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई। कमिश्नर सर के द्वारा आज क्राइम का रिव्यू मीटिंग लिया गया था, जिसमें पिछले 5 महीने लगभग कमिश्नरेट को हो चुके हैं, 4.5 महीने का समय हुआ है। उसमें की गई कार्यवाहियां और जो अपराध में अंकुश लगाने का जो प्रयास रहा है, उसके संबंध में एक समीक्षा मीटिंग ली गई है, जिसमें सभी गैजेटेड ऑफिसर्स, तीनों जोन के डीसीपी, क्राइम डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और सभी सब डिवीजन के एसीपी शामिल हुए, जिसमें अभी तक की जो कार्यवाहियां हुई हैं उनकी समीक्षा की गई। साथ ही आने वाले समय के लिए स्ट्रैटेजी जो है एक आउटलाइन किया गया है। साथ ही 15 जून से जैसे स्कूल खुलने वाले हैं, तो स्कूलों के लिए
कमिश्नरेट रायपुर पुलिस की क्या कार्य योजना है उसके बारे में भी चर्चा की गई है, जिससे कि स्कूल के आसपास होने वाले किसी भी तरह की नशे का सेवन या नशे का कारोबार जो होता है उस पर अंकुश लगाया जा सके और बच्चों को एक बेहतर स्कूल का माहौल दिया जा सके। मनदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मनदीप सिंह, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने समीक्षा की है, क्या कुछ उसका निष्कर्ष निकला? नमस्कार कुणाल जी, मैं मनदीप सिंह आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि आज पुलिस कमिश्नरेट के तहत संजीव शुक्ला जी ने सिविल लाइन कंट्रोल रूम में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिस दिन से कमिश्नर प्रणाली यहां रायपुर में लागू की गई है 24 जनवरी 2026 से लेकर 31 मई तक की समीक्षा की गई। समीक्षा में मूलभूत तरीके से जिन जिन पे कार्रवाई हुई है और एवं जो जो अपराध घटित हुए हैं उन पे खुल के समीक्षा की गई है। समीक्षा करने के बाद ये निष्कर्ष दिया है कमिश्नर ने कि इन कार्रवाइयों पे और सटीकता से नजर रखी जाए और होने वाली आगे कार्रवाइयों को बिल्कुल रोकथाम के लिए अभियान चलाए जाएं। जी, और अब ऐसे में प्रदेशवासी कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने से, पुलिस की इतनी सजगता से और अपराध पर नियंत्रण से? ऐसे में जो देशवासी अब रायपुर वासी हैं उन्हें बहुत लाभ मिला है। जैसे पहले आए दिन नशा की घटना या नशे की वजह से होने वाली चाकूबाजी की घटनाएं चलती थी, इन सभी घटनाओं पे रोकथाम करने के लिए पेट्रोलिंग, पुलिसिंग और रात में पुलिस की गश्त ने बहुत सहयोग किया है और रायपुर के सभी नागरिक उसमें संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर रायपुर में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कांग्रेस में गुटबाजी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व की परंपरा पर चल रही है और सभी निर्णय मिलकर लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तन को लेकर फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं है और जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण और राहुल गांधी के दौरे के बाद संगठनात्मक बदलाव पर विचार होगा। महंत ने खाद बीज की कमी को लेकर गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि कांग्रेस जल्द ही इस विषय पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं की गुणवत्ता पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। आज दिल्ली में बैठक है, उसको तो मैं विस्तृत रूप से नहीं बता पाऊंगा ना, मेरी जानकारी है, मगर देश के जो हालात हैं, देश में जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, तेल, खाद्य सामग्री, गैस, इनके जो भाव बढ़ रहे हैं और जिस तरह से आज देश में एक अघोषित इमरजेंसी टाइप का लगा हुआ है, इस बारे में देश के सब लोगों को बैठ के चर्चा करने की ज़रूरत है कि ऐसे में विपक्ष दल का, इंडियन अलायंस का क्या बनता है। और मुझे लगता है कि इसी बारे में चर्चा होगी और इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। जोशी इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं। प्रीति, कांग्रेस में गुटबाजी है या नहीं है? आने वाले वक्त में कांग्रेस की रूपरेखा क्या होगी? छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक तमाम तरह के सवाल हैं जिसको लेकर अब कांग्रेस काफी सजग नजर आ रही है। प्रीति, आवाज पहुंच रही है? मैं बताना चाहूंगी। जी 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 सर, आ रही है आवाज। जी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कांग्रेस में गुटबाजी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और निर्णय सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से लिए जाते हैं। जी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने यह स्पष्ट किया है कि आगामी चुनाव भी सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और प्रदेश अध्यक्षों के परिवर्तन पर फिलहाल जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां पर 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है वहां बदलाव की संभावना हो सकती है, पर छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के दौरे व जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण के पूर्ण होने तक कोई बड़ा संगठनात्मक परिवर्तन नहीं होगा। प्रशिक्षण के बाद संभावनाएं बनी रह सकती है। और अब कांग्रेस की रणनीति क्या नजर आ रही है प्रीति? आगामी वक्त में इंडिया अलायंस की लगातार बैठक हो रही है, नई रणनीति बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में
पूरे विपक्ष में एकजुटता नजर आए, उसके लिए क्या हो रहा है? उसके लिए भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन व आंदोलन की रूपरेखा भी इसी हफ्ते सामने आएगी। संभावित रूप से 21 से 30 जून तक भी अभनपुर और अमरपुर में प्रशिक्षण व विचार विमर्श का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रीति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मानसून से पहले स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया, डायरिया, सर्पदंश जैसी मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। उन्होंने बताया कि CGMSE के गोदामों में 400 से अधिक प्रकार की दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अतिरिक्त भंडारण भी किया गया। मंत्री ने कहा कि जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही DKS अस्पताल के पास मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए एक नया भवन के निर्माण का प्रस्ताव तैयार है। वहीं पास में एक धर्मशाला है जो खंडहर में तब्दील हो चुका है, तो इसे लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि अग्रवाल समाज इसे हैंडओवर लेने की बात कर रहे हैं। शासन प्रशासन से उन्होंने मांग भी की कि हमें दे दिया जाए ताकि हम उसकी मरम्मत करें। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से बातचीत आई थी, तो हम लोग उस पर पूरी उसकी जानकारी ले रहे हैं और जो भी इसमें हो सकता है उसको अच्छे से करेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दूं मैं कि मेकाहारा और DKS के लिए परिजन निवास के लिए हम लोग एक सर्व सुविधायुक्त भव्य भवन का निर्माण CSR मद से करने जा रहे हैं। जल्द ही उसकी निर्माण पूर्ण होगा। हो सकता है कि निर्माण कार्य में साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, परंतु भविष्य के लिए अच्छा होगा। दवाइयों को लेकर के लगातार कांग्रेस सवाल उठाती है, खासतौर पर गुणवत्ता को लेकर। कंपनियां वही है और उसके साथ ही जो उनके कार्यकाल में सप्लाई चेन भी वही है, लेकिन अभी जो है लगातार नकली दवाइयां आ रही है, दवाइयों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, रिएक्शन हो रहे, इस तरीके की बात लगातार कांग्रेस करती है। क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए कि जिस प्रकार से उनके सरकार में दवाइयों की वो कोई जांच ही नहीं कराते थे, अगर वो 5% कराते रहेंगे तो हम आज 100% दवाइयों की जांच कर रहे हैं। ऐसा कोई बैच नहीं है, ऐसा कोई लाट नहीं है जिसको जांच किए बिना हम उसको सप्लाई के लिए दे रहे हैं। और जो दवाइयां सप्लाई हो भी गई हैं तो फील्ड से उसको हम क्रॉस चेक कराते हैं। और आज यही कारण है कि निरंतर जांच करने से ही उसकी गुणवत्ता का पता चल रहा है और हम लगातार बिना किसी का परवाह किए जांच करते रहेंगे। और जो अमानक दवाई होगी, गुणवत्ता में जरा से भी कमी होगी, ऐसे दवाइयों को हम वापस करेंगे, बैन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने का भी काम करेंगे। और इधर रायपुर में आयोजित आम आदमी पार्टी के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से जनता के हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकार की आलोचना की। सम्मेलन के दौरान दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल का उल्लेख किया। बाद में संजय सिंह ने माना कि स्थित धरना स्थल पहुंचकर DL&D अभ्यर्थियों से मुलाकात की। वाला जो 5 किलो वाला जो सिलेंडर था उसका दाम बढ़ा दिया गया। अभी घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया। पहले कह रहे थे घरेलू सिलेंडर का थोड़ी बढ़ा है, अब घरेलू सिलेंडर का भी दाम बढ़ गया। तो सिर्फ चुनाव जीतने तक आप महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, चुनाव जीतने के बाद आप जबरदस्त तरीके से महंगाई बढ़ाएंगे। और जिन देशों के साथ भारत की आप तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका और कनाडा में गैस महंगी है और भारत में सस्ती है। जरा बताइए अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कनाडा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? माफ कीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 142वें स्थान पे हैं नरेंद्र मोदी जी के राज में। तो हिंदुस्तान के लोगों को काम करने देगा कि नहीं देने की क्षमता है कि नहीं है, इसका आकलन किया आपने? तो इसलिए ये गैस का दाम बढ़ाना जैसे धक्का दे रहे हैं लोगों के ऊपर एक बोझ डालने के बराबर है, उनकी कमर तोड़ने के बराबर है, मैं यही कहूँगा। और महंगाई इनसे रुक नहीं रही है क्योंकि इनका दिन रात तो दिमाग लगा रहता है। वित्त मंत्री OP चौधरी ने सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक प्रबोध मिंज, नगर निगम महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। विभिन्न विभागों की
हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आदरणीय सांसद चिंतामणि महाराज जी, हमारे आदरणीय विधायक प्रबोध मीन जी, हमारी नगर निगम अंबिकापुर की महापौर और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन, सब लोग मिल कर के हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की विभिन्न विषयों की समीक्षा की है और कैसे विकास के कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए इस संबंध में सकारात्मक प्रयास किए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन अब दफ्तरों तक सीमित न रहकर गांव, चौपाल, गलियों और मोहल्लों तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि 1 मई से 10 जून तक चले इस अभियान ने सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत किया है। सुशासन तिहार में केवल शिकायतें नहीं ली जा रही, बल्कि उनका त्वरित और समयबद्ध समाधान किया जा रहा है। स्थानीय समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों के निराकरण से जुड़े लोगों का प्रशासन पर भरोसा बढ़ा है। मजबूत हो रहा है जन विश्वास और गांव-गांव तक पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रशासनिक व्यवस्था केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि गांव, चौपालों, गलियों, मोहल्लों और वार्डों तक पहुंचती नजर आ रही है। आप सभी की जानकारी में है कि इस बार 2026 की सुशासन तिहार 1 मई से 10 जून तक लगातार छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में चल रहा है। किरंदुल में आयोजित कर्मा महोत्सव में अरुण साव ने 1 करोड़ की लागत से निर्मित तैलीय सदन का लोकार्पण किया। उन्होंने साहू समाज की ईमानदारी और मेहनत को उसकी सबसे बड़ी पहचान बताते हुए समाज की एकजुटता और परंपरागत व्यवसायों को संरक्षित रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम में जितेंद्र साहू ने तेल निकालने के पारंपरिक व्यवसाय को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया और मशीनों पर 35% सब्सिडी की जानकारी दी। बारनवा पारा वनांचल के 21 गांव आज भी बिजली और पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। बिजली न होने से शाम होते ही गांव में अंधेरा हो जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों को मोबाइल चार्ज करने जैसी समस्याएं आ रही हैं। खराब सड़क और परिवहन सुविधाओं के अभाव में मरीजों को अस्पताल पहुंचना कठिन हो जाता है। अब जंगल क्षेत्र होने के कारण रात में जंगली जानवरों का खतरा भी है। ग्रामीणों ने सरकार से शीघ्र बिजली और सड़क सुविधा की मांग की है। वनांचल क्षेत्र के लगभग 20 से 22 गांव में बिजली की कमी है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक वहां पर बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई है और इसी मुद्दे को लेकर यहाँ वनांचल क्षेत्र के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के युधिष्ठिर नायक जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष बारनवा पारा के धर्म रात्रे जी और उनके सभी साथीगण आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आसपास के सभी गाँवों के लोग उपस्थित हुए हैं और सबकी मांग है कि जो वनांचल क्षेत्र में जो 20-22 गाँव है वहाँ पर आज तक बिजली पहुंच नहीं पाई है। साथ ही साथ यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही जर्जर हो चुके हैं, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बिजली के संबंध में भैया पिछले 1 साल 2 साल हो गए हमन कलेक्टर के चक्कर लगा थन, वन विभाग के चक्कर लगा थन। कलेक्टर करा जाथन तो कलेक्टर है बोलते वन विभाग है एनओसी नहीं देते। बिजली विभाग करा जाथन तो वह कहते कि वन विभाग एनओसी नहीं देते और वन विभाग करा जाथन तो का है 1980 के तहत बिजली लगा सकते हो। अब कुल मिला के वन विभाग के ऊपर आए थे। रोड अभी वन विभाग रोक के रखे हो, एनओसी नहीं दे थे। उच एनओसी के कारण ये सब विकास रुका थे। तो ये वन विभाग हम ऊपर का पाप करे हैं का। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।